महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसके बाद महायुति में लगातार जश्न मनाया जा रहा है और जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह पोस्टर मातोश्री के बाहर लगाया गया है, महायुति का विजय का पोस्टर। इसके साथ ही उस पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने घर के बाहर जो पोस्टर लगाया है उसमें लिखा हुआ है कि लड़ते लड़ते हारा हूं, उठूंगा फिर लड़ूंगा। महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से इस बार हार हुई है उसकी जिम्मेदारी खुद उद्धव ठाकरे ने लिया है और ये पोस्टर उनके घर के सामने ही लगा है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए वो ये लड़ाई लड़ेंगे और एक बार फिर जीतेंगे, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए। तो अब ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य में महायुति की जीत हुई है उसके बाद पोस्टर वॉर का जो खेला है वो शुरू हो चुका है और पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे को साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह जनहित याचिका डॉक्टर के पॉल ने दायर की थी। डॉक्टर के पॉल ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9,000 करोड़ रुपया अभी तक जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों का समर्थन भी उन्हें हासिल है। वो मानते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश और जगन मोहन का नाम लिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक लोगों का भरोसा जो है इससे उठता रहेगा, लिहाजा ईवीएम के जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि यह आइडिया आपको कहां से आया, आपकी जो दलीलें हैं यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब नेता हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और जब जीत जाते हैं तो चुप रह जाते हैं। उसके बाद कोर्ट ने अंतिम निष्कर्ष पर यही पहुंचा और कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और यही कहते हुए कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। सुबह सुबह बम धमाकों की गूंज से दहल उठा चंडीगढ़। आज सुबह चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित एक क्लब के बाहर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने क्लब के बाहर एक बम फेंका, जिसके धमाके से वहां लगे शीशे टूट गए। घटना चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित पुलिस थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर घटित हुई है। ऐसे में अपराधियों के हौसले चंडीगढ़ में किस तरह बुलंद होते जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आपको बता दें कि 1-2 माह पहले भी सेक्टर 10 में ऐसे ही अपराधियों ने एक मकान पर बम फेंका था और वहां भी खिड़कियां टूटी थी, जिसकी चंडीगढ़ पुलिस अभी जांच कर रही है। ऐसे में मात्र 200 मीटर की दूरी पर सेक्टर 26 थाने के पास जिस तरह से आज सुबह सुबह एक क्लब के बाहर बम धमाका हुआ, यह काफी जो है वो घटना यह बताती है कि जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस यह दावा करती है कि चंडीगढ़ पुलिस की निगरानी में चंडीगढ़ वासी पूरी तरह सेफ हैं। ऐसे में आए दिनों जिस तरह से धमाके चंडीगढ़ शहर में होने शुरू हुए हैं, इससे चंडीगढ़ पुलिस के दावे पर निशानदेही दिखती है और इसका जवाब कौन देगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस अभी इस बाबत कुछ भी बताने को राजी नहीं है। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश राय। ग्रेटर नोएडा में सुबह होते ही आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पे एक सोफा फैक्ट्री में 3 वर्करों की जलकर मौत हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही फैक्ट्री है जहां पे जो है आग लगी है। आप देखेंगे अंत तक पूरे फैक्ट्री में आग पकड़ लेती है और इसी दौरान जो है यहाँ पे 3 मजदूर सो रहे थे और तीनों की जलकर मौत हो जाती है।
बेसिकली ये जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री का गैलरी होता है उसमें गलत तरीके से इसको बनाया हुआ है और यहाँ पे एक दूसरी फैक्ट्री को संचालित किया गया। ना ही यहाँ पे इस पूरे आप गैलरी में देखेंगे, ना ही यहाँ पे किसी भी तरीके का फायर सेफ्टी को रखा गया था। फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को ताक पर रख करके ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके कारण 3 लोग मजदूरों की यहाँ पे जलकर मौत हो जाती है। अभी आग का कारण नहीं मालूम चल पाया कि आग का जो कारण है वो किस वजह से यहाँ पे आग लगी, लेकिन इस लापरवाही के चलते 3 मजदूरों की जलकर मौत हो जाती है। अब देखना यह है कि पुलिस इसके खिलाफ कब कार्रवाई करती है। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। अंचल के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के हारने के बाद उनका दुख और दर्द उनके द्वारा बयां किया गया है, जिसमें उनके द्वारा इस दुख दर्द में कहा गया है कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तब से कुछ भाजपाइयों को यह रास नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे साथ इस चुनाव में भीतरघात किया है, जिसकी रिपोर्ट मैं वरिष्ठ नेतृत्व को सौंपूंगा। साथ ही जिस विचारधारा के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था उस आधार पर मैं आगे इस पार्टी में काम करता रहूंगा। जनता मंत्री पद अर्थात बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाई। जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूँगा। इस दुख दर्द को बयां करते हुए जिस तरह का उनका दर्द छलका है उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भीतरघात की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने इस दुख को बयां किया है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज संविधान दिवस है। इसको लेकर के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम के बीच नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने कहा सदन में कि जातीय जनगणना कराने के बाद हम लोगों ने आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात की थी, लेकिन बिहार की डबल इंजन की सरकार और केंद्र की जो सरकार है वो इसके बीच अड़चन का काम कर रही है। कहीं ना कहीं नीतीश जी का जो इंटेंशन है उसको बीजेपी रोकने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो कहना था वो सीधा डायरेक्ट जो हमला था वो बीजेपी के ऊपर था कि आरक्षण की सीमा बीजेपी नहीं बढ़ने दे रही है। नवीं अनुसूची में केंद्र की सरकार डाल सकती थी, वो नहीं डाल रही है, तो इसके पीछे जो है बीजेपी अड़चन लगा रही है आरक्षण की सीमा बढ़ाने में और इसको नवीं अनुसूची में डालने को लेकर के। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव से तीखी प्रतिक्रिया दोनों के बीच देखने को मिली, तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तेजस्वी यादव को लेकर के विजय सिन्हा ने कहा कि आप जब डिप्टी सीएम थे और हम विपक्ष के नेता थे तो आप हमें बोलने नहीं देते थे, और कहीं ना कहीं जो आरक्षण की अगर बात कर रहे हैं तो ये पटल पे, सदन के पटल पे रखने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। बीजेपी की सरकार उसमें शामिल थी और इसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम जो है एनडीए की सरकार ने की है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि हमें श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। गुजरात की वलसाड़ पुलिस ने एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो पिछले 25 दिनों में 5 हत्याएं कर चुका है। यह मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और इसका नाम राहुल सिंह जाट बताया जा रहा है।
दरअसल यह आरोपी पिछले 25 दिनों से अलग अलग राज्यों में हत्याओं को अंजाम दे रहा था और वलसाड़ में जो वारदात हुई थी उसमें पारडी इलाके में एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या हुई थी और इसकी जांच जब पुलिस कर रही थी तो तमाम सीसीटीवी खंगालने के बाद एक आरोपी को चिन्हित किया गया था और तमाम जगहों पर करीब 2000 जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उसके बाद एक आरोपी को चिन्हित किया गया और इसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। और यह आरोपी दिव्यांग है और देश के अलग अलग राज्यों में ट्रेनों में बैठकर मुफ्त यात्रा करता था और लूट, डकैती और बलात्कार वारदातों को अंजाम देता था। कुल 13 से अधिक मामले इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश तक यात्रा कर चुका था और अलग अलग राज्यों में इसने अब तक करीब 5 हत्याएं की हैं। पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर इससे और पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस और भी कई बड़े खुलासे करेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये श्री राम की विवाह कार्यक्रम का यह पहला उत्सव है। आज अयोध्या के कारसेवकपुरम से लगभग 250 के करीब साधु संत और पूरे प्रदेश से देश से आए हुए जो बाराती हैं वो नेपाल जनकपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। ये बारात लगभग उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए बिहार और बिहार से होते हुए 3 दिसंबर को जनकपुर नेपाल में पहुंचेगी और 6 दिसंबर विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होगा। 9 दिसंबर को ये बारात माँ सीता को अपने दुल्हन स्वरूप में यहाँ अयोध्या लेकर आएगी और 10 दिसंबर को कारसेवकपुरम में एक उत्सव होगा। ढोल नगाड़ों के बीच जो अलग अलग प्रांतों, लगभग 18 प्रांतों से जो बाराती हैं वो यहाँ अयोध्या इस बारात में शामिल होने के लिए आए और यहाँ से जनकपुर नेपाल के लिए प्रस्थान किए हैं। ये रामलला के मंदिर के बनने के बाद पहला रामलला के विवाह का उत्सव है जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरा सहायक मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। लखीमपुर खीरी में इन दिनों जंगली जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन विभाग लगातार सक्रिय है कि जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं ना होने पाए, लेकिन जंगली जानवर जो हैं मौका पाकर लोगों पर हमला करते भी नजर आ रहे हैं। इस बार निघासन की दक्षिण वन रेंज क्षेत्र में कई ग्रामीण इलाकों में आसपास जो है तेंदुए की दहशत बनी हुई थी, जिसके खौफ में ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज यानी कि मंगलवार को दक्षिण वन रेंज क्षेत्र में निघासन की तेंदुए को पकड़ लिया गया है। बरुही फार्म के पास वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजड़ों में आज तेंदुआ कैद हो गया है, जिसको ग्रामीणों ने जब पिंजड़े में कैद देखा तो उन्होंने राहत की सांस ले ली है। हालांकि लगातार जो जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं जंगल को छोड़ करके, वो अपना आशियाना इन रिहायशी इलाकों में बना रहे हैं, जिससे अक्सर जो है इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजड़े में कैद कर उसे निघासन की दक्षिण रेंज में ले जाया गया है, जहां आगे की कागजी कार्रवाई की जा रही है और उसे आदेश मिलते ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। 26 नवंबर 2008 ये वो काला दिन था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है, जो मुंबई कर चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था और 4 दिनों तक गोलीबारी के अलावा कई जगहों पर विस्फोट किए गए थे। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई को हिलाकर रख देने वाले इस हमले के 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी यादें अब भी लोगों के लिए ताजा है और इसकी तस्वीर देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
4 दिन के तो ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 2012 में फांसी दी गई थी और CST को भी निशाना बनाया गया था और यहाँ के लोगों को गोलियों से भूना गया था। मुंबई का हर वो इलाका जहां पर आतंकियों ने हमला तो किया, लेकिन मुंबई करों के लिए ये काला दिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और आज उसी काला दिन को लोग याद करते हैं और अपनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस पूरे हमले में अपनी जान गंवा दी थी। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 7 बार के लगातार विधायक रहे वाराणसी शहर दक्षिणी के दिग्गज एवं कद्दावर नेता श्यामदेव राय चौधरी ने आज अपना अंतिम सांस लिया। आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी बीमार चल रहे थे तथा वाराणसी के एक निजी चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा था। 22 जून 1939 को वाराणसी शहर में जन्मे श्यामदेव राय चौधरी ने राजनीति की शपथ जनसंघ से किया। उसके बाद उन्होंने RSS की सदस्यता ज्वाइन की। उसके बाद वह लगातार 7 बार तक विधायक चुने गए। आपको यह भी बता दूं कि वह 2007 एवं 2012 में प्रोटेम स्पीकर भी चुने गए थे तथा 2007 में वह मंत्री भी बनाए गए थे। श्यामदेव राय चौधरी राजनीति के दौड़ाचार्य कहे जाते हैं तथा वाराणसी में 7 बार लगातार विधायक रहने वाले सबसे व्यवहारिक एवं कुशल जीवन बिताने वाले विधायक में उनकी गिनती होती थी तथा क्षेत्र में जनता उनको काफ़ी प्यार करती थी। आज यही कारण रहा कि उनकी मौत की सूचना सुनते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने श्यामदेव राय चौधरी की इस दुखद घटना पर शोक भी जताया है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। आज देश के संविधान का 75वां दिवस है और जो कि पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं आज ये संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे लोग जागरूक हों, युवा जागरूक हों संविधान के प्रति। जिस तरह से संविधान की 16 प्रतियां थी उसमें से एक प्रति ग्वालियर में भी रखी हुई है, जो कि ग्वालियर की डिजिटल लाइब्रेरी में यह रखी गई है। और यहाँ आज बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और भी देश के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि संविधान की इस प्रति को देखने पहुँचते हैं। साथ ही संविधान किस तरह से उसको स्थापित किया गया, किस का इसमें योगदान रहा, उसे जानने के लिए उत्सुकता से यहाँ युवा पहुँच रहे हैं और उसका अध्ययन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्वालियर के लोगों की बात करें तो ग्वालियर लोगों का कहना है कि ये हमारे गौरव की बात है कि जो संविधान की 16 प्रतियाँ हैं उसमें से एक प्रति ग्वालियर में हमारे यहाँ रखी हुई है, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस लाइब्रेरी के माध्यम से, इस कॉपी प्रति के माध्यम से लोग इसका अध्ययन करते हैं, संविधान को जानते हैं और लोगों में से साथ साथ उत्साह, युवाओं में काफ़ी इसका उत्साह देखने को मिलता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। आज संविधान दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि करीब 60 दिन तक जो है ये अभियान चलेगा। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक इस अभियान को कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर चलाएगी और मुख्य तौर पर इस अभियान का जो उद्देश्य होगा वो होगा कि आरक्षण की रक्षा कैसे होगी, साथ ही साथ जो इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी का हक क्या है, एक आदमी का अधिकार क्या है, साथ ही साथ संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा, ये तमाम चीजें जो है वो इस अभियान से जुड़ी होंगी, जो कि कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों के बीच जाकर लोगों को संविधान की चीजों से, उनके जो हक है, उनके जो राइट्स है, उससे अवगत कराएगी। बड़ी संख्या में एक इस अभियान की आज शुरुआत की गई और तालकटोरा स्टेडियम में काफी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के 4 विभागों के द्वारा ये जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्य तौर पर SC/ST विभाग है, साथ ही साथ OBC विभाग है और अन्य 2 विभाग है। और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता है खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की गई। राहुल गांधी मुख्य तौर पर मुख्य वक्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे और दोनों ही नेताओं ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। काफी कड़े शब्दों में जो है उनकी निंदा की है और बताया है किस तरह से संविधान को लेकर केंद्र सरकार जो है वो सही दिशा में नहीं है और कहीं ना कहीं आम नागरिक का जो हित है और जो हक है वो छीना जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभियान कांग्रेस पार्टी के लिए क्या रंग लेकर आता है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
किसानों की समस्याओं और प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर एक बार फिर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। जीतू पटवारी ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जितनी डिमांड है उससे कम खाद किसानों को मिल पा रही है, लिहाजा किसान परेशान हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मगर उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिल रही है। जीतू पटवारी का आरोप है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से डिमांड कम की थी और उसके अलावा भी केंद्र सरकार ने भी खाद देने के लिए कटौती की है, लिहाजा किसान परेशान हो रहे हैं। एक तरफ उनको समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ खाद भी नहीं मिल रही है। बोनी के समय जब किसानों को खाद की जरूरत होती है तब उन्हें खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस इसको लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर करने वाली है। विधानसभा के शीत सत्र के दौरान कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करेगी और आगामी जनवरी माह में वो पूरे पखवाड़े हर मंडी में एक आंदोलन करेगी, सरकार को चैन से सोने नहीं देगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। संविधान दिवस के मौके पर आज इंदौर के नज़दीक महू से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली से एक समरसता यात्रा शुरू की गई। यात्रा जिले के चुनिंदा 35 जगहों से गुजरेगी, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा और संविधान के बारे में जानकारी लोगों को दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय यात्रा में लोगों को संविधान और समरसता के बारे में जानकारी दी जाएगी। यात्रा की शुरुआत में उसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और यदि 5 दिन की यात्रा में कई लोगों को यदि सामाजिक समरसता और संविधान की जानकारी हो जाएगी तो संविधान निर्माता को इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।